भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो आपको ध्यान रखना है डायमेकस, तो डायमेकस की बात है वो आपका बिंदुसार ही होगा। ठीक है, मैंने आपको राजदूत बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन में पुष्पेंद्र जी होलकर जी, ठीक है, सरिता चौधरी जी आंसर 2 बताया। तो ऐसे क्वेश्चनों की व्याख्या मैं आगे बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। और बिंदुसार के समय डायमेकस आया था। ठीक है, ऐसे विक्रमादित्य के समय, ये विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नमित जी, ठीक है, बबीता जी बहुत बढ़िया, रवि कुमार जी आपका आंसर। विक्रमादित्य का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का राजा था। इसके समय फायान आया था। ऐसे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न और आंसर दिए जा रहे हैं। ललित किशोर जी, हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हैंगसांग आया था। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखें। वह पूछ रहा है डायमेकस, तो आंसर क्या होगा? बिंदुसार होगा। तो ये इसके समय आने वाले राजदूत थे। राजदूत किसे कहते हैं? श्वेता सुशील तरफर जी नमस्ते। किसे कहते हैं? मैं आपको यहां बता दूं कि ये सब राजदूत थे। एक होता है दार्शनिक। दोनों में अंतर क्या है? जो राजदूत होता है, जब राजा अपने दरबार से किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते थे और उसे किसी अन्य देश या किसी राज्य के राजा के दरबार में उससे नियुक्त कर देते थे, और वह संधि का माध्यम बनता था, नैतिक का माध्यम बनता था, सगे संबंधियों का माध्यम। एक राजा से दूसरे राजा के नैतिक विचार, संधि विचार, ऐसे संबंध व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? राजदूत कहलाता था। आपने जो हमारे धार्मिक धारावाहिक होते हैं, नाटक होते हैं, जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, और आपने देखे होंगे नारद। नारद भी एक राजदूत था। देवताओं से पृथ्वी के राजाओं के पास, पृथ्वी के राजा से इंद्र के पास या देवताओं के पास ये नैतिक विचारों का आदान प्रदान करता था। सतपाल जी, विजय फौजदार जी, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखें। तो डायमेकस किसके समय आया था? बिंदुसार। ऐसे राजदूत अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहां तक कहते हैं इंद्र देवता तो किसी राजा से संधि करने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए वह भी अपनी सुंदर अप्सराओं को राजदूत बना करके भेजता था। ठीक है, आशीष कुमार जी गुड आफ्टरनून। तो ऐसे राजदूत होते हैं। और एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता है जैसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल, ये प्रश्न आते हैं। मकबरों का स्वर्णकाल, वजीरों का स्वर्णकाल। वजीरों का स्वर्णकाल शायद अभी लेक्चरर एग्जाम हुआ है, हिस्ट्री लेक्चरर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री के लेक्चरर में वजीरों का काल कहते हैं, किसे कहते हैं? तुगलक वंशों का आता है। और मकबरों का स्वर्णकाल लोधी वंशों कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहते हैं। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल अकबर को कहते हैं। और भारत का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहते हैं। भारत की कला संस्कृति का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहते हैं, जिसे श्रेणी युग कहा जाता है, जो रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मौर्य वंश भी एक स्वर्णकाल है।
मौर्य वंश भी एक स्वर्णकाल है, और वह किसका है मैं आपको बताऊं। मौर्य वंश किसका स्वर्णकाल कहलाता है। आज बात छिड़ गई तो मैंने आपको एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि मौर्य काल किसका स्वर्णकाल है। राजनय का स्वर्णकाल। मौर्य काल को राजनय का स्वर्ण काल कहते हैं। अब राजनय का मतलब है राजदूत। राजनय का मतलब क्या हो गया, तो राजदूतों का स्वर्ण काल। आएंगे, कोई दार्शनिक आएगा, कोई राजदूत आएगा। प्रत्येक मौर्य वंश के दरबार में राजदूत आए थे। इसलिए मैं एक बार बेहतर सिंह प्रणाम, आर्यपुत्र प्रणाम, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्राचीन भारत में जब चालू होते हैं मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश को राजनय का या राजदूतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। एक बात। गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। गुप्त काल को भारतीय कला संस्कृति, एक साथ सबको जोड़ दें, कला संस्कृति स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, एक साथ तीनों चारों शब्दों को जोड़ दें, गुप्त काल आता है, जिसे भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। रवि कुमार जी नमस्ते, अंजू जी नमस्ते। हाँ, सबका सब लिख देना। अभी लिख दूंगा, तो मैं लिखने की कह रहे हैं तो आप नोट करें, तो आप नीचे नोट कर सकते हैं, मैं उसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको यहां लिख रहा हूं, चलो लिखाई देते हैं आपको एक साथ। जैसे नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको मैं आपको लिख रहा हूं। नंबर 1, भारत का स्वर्णकाल, एक तो ये है, भारत का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। चलो एक और प्रश्न है, राजस्थान का स्वर्णकाल। राजस्थान का स्वर्णकाल किस शासनकाल को, किस वंश को, किस काल कहा जाता है। 2 प्रश्न तो आपको सबसे पहले ये बता देता हूं किसे कहते हैं, पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं। तीसरा, कोशिश करना जो विद्यार्थी इसका आंसर जानते हैं। पंकज जी कह रहे हैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट में भी हो गया, पूरा भींज गया वर्षास में। और आपको रश्मि जी, ठीक है, प्रकाश जी, आपको सभी को राम राम। गुर्जर बहुत बढ़िया, रश्मि जी ने आंसर दिया, प्रकाश जी ने राम राम, रश्मि ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक का जो आंसर जानता है एक करके आंसर लिख लें, जब तक मैं आपको प्रश्न लिख रहा हूं, जब तक मैं आपके सामने प्रश्नों को लिख रहा हूं। और जो विद्यार्थी जानता है एक करके उसका आंसर लिख दें, 2 करके उसका आंसर लिखते जाएं, जब तक मैं आपको इस स्मार्ट बोर्ड पे आपको प्रश्न लिख रहा हूं स्वर्णकालों के, जो जितने मुझे याद आ रहे हैं इस समय। तो भारत का स्वर्णकाल, राजस्थान का स्वर्णकाल अब है राजनय या राजदूतों का स्वर्णकाल, ठीक है। ये आपको अभी आंसर बोलते जाऊंगा, आप अपनी रफ कॉपी निकाल लें, उसमें लिख लेना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। फिर है भारत में कला संस्कृति व स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, एक साथ स्वर्णकाल, ठीक है। फिर बात करते हैं वजीरों का स्वर्णकाल। वजीरों का स्वर्णकाल, या ठीक है, आवाज आएगी, वजीरों का स्वर्णकाल या मकबरों का स्वर्णकाल, मकबरों का स्वर्णकाल। 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न है, अभी मैं आपको एक बार और बता दूंगा, मैं लिख लेता हूं। फिर है आपका हिंदी भाषा का स्वर्णकाल, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल। फिर है
चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल। जितने मुझे याद आते जा रहे हैं, ये अचानक मुझे क्वेश्चन याद आ गया, आपने कहा कि लिख दो तो मैं चलो आपको लिख देता हूं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। फिर हम पहुंचते मुगल काल में, ये स्वर्णकाल हैं। फिर आपका फिर है उत्तरवर्ती मुगल वंश के राजा में एक है उर्दू भाषा का प्रचलन। सर्वाधिक क्वेश्चन आता है वैसे, लेकिन प्रचलन या स्वर्णकाल में पूछे हैं, ये है। तो ये लगभग 10 प्रश्न हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, और हाल ही में तो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके एग्जाम कराए हैं, इनमें जो क्वेश्चन आया है वह है, एक तो ये आया है, एक ये आया है। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा था भारत के किस समय को, किस शासन काल को वजीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। एक ये प्रश्न आया था, एक ये आया था आरपीएससी ने अभी शायद इसी एक महीने पहले, एक पिछले महीने में ही शायद पेपर हुए हैं। इसमें ये क्वेश्चन आया था, जून में हुए थे शायद शुरू में, कि किसके शासन काल में, उसमें राजा का नाम पूछा था, किसके शासन काल में उर्दू भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, प्रचलन हुआ, उर्दू भाषा को विकसित किया। ठीक है, ये प्रश्न आया था। तो श्वेता जी, नवदीप जी, विजय सिंह जी, रश्मि जी, नीतू जी, निशा जी, पूजा जी, जितने मेरे मित्र, मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो आपको एक इस क्लास से एक फायदा हुआ कि मैंने आपको लगभग 90% ये क्वेश्चन आपने लिख रहे हो। 9 शाहजहां, 7 लोधी वंश, 9 शाहजहां, 7 अकबर, बहुत बढ़िया। आप आंसर 8वां जहांगीर, 9वां शाहजहां, तो आंसर आप दे रहे हो। अब मैं आपको आंसर बोलते जा रहा हूं, आप इसको एंट्री कर लेना। ठीक है, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा? तो मैं पहले आधे क्वेश्चनों की थोड़ी इमेज बराबर बना दूं तो आपको दिखाई दे जाए। देखिए, पहले 5 की बात कर लेते हैं, 5 क्वेश्चनों की, इन स्वर्णकालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन है आपका, पहला, भारत का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो भारत का स्वर्णकाल कहते हैं गुप्त काल को। किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहा जाता है। दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? ठीक है, गुप्त काल को कहते हैं भारत का स्वर्णकाल। कलर चेंज कर लूं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, नीले से लिख दूं, रेड से लिख देते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं गुप्त काल, जिसे श्रेणी युग भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल को एक नाम दिया जाता है श्रेणी युग। ठीक है, पहले का आंसर तो ये हुआ गुप्त काल। ठीक है, दूसरे का राजस्थान का स्वर्ण काल गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार को कहते हैं। एक बात, ठीक है, राज ने राजदूतों का स्वरकाल किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? जो आपका तीसरा प्रश्न है, राजनय का स्वर्णकाल अभी हम जो बता रहे थे मौर्य काल को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न मिला होगा, शायद आपने ये कहीं नहीं पढ़ा हो। ठीक है रश्मि जी, हाँ आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, रश्मि जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिए। तो राजनय का स्वर्णकाल मौर्य काल को कहते हैं। दूसरा है भारत में कला संस्कृति एक साथ जुड़ रही हैं, तो इससे इसका आंसर भी गुप्त काल है। वज्रों का स्वर्णकाल, ठीक है, और मकबरों का स्वर्णकाल। तो वज्रों का स्वर्णकाल किसे कहते हैं?
तुगलक वंश। भाई दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, पहले गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और बीच में आपको सैयद वंश रह गया था और लोधी वंश। तो ऐसे करके आपको, तो तुगलक वंश है पहला, आपको जो पहला ही पहला था शुरू का, तो आपको गुलाम वंश, फिर लोधी, फिर तुगलक है, अब सैयद और फिर आपका। अब इस प्रकार मकबरों का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? लोधी वंश को कहा जाता है। ठीक है, ये 5 आंसर हुए इसके, तो आप इसकी स्क्रीन फोटो ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? हिंदी भाषा का स्वर्णकाल अकबर का शासनकाल कहलाता है। एक बात, ठीक है, हिंदी भाषा का। चित्रकला का स्वर्णकाल आप जानते हैं, ये तो लगभग आप जानते होंगे, जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। और उर्दू भाषा का स्वर्णकाल कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है ये बादशाह, इसके शासनकाल को कहते हैं। तो ये मैंने, आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया। मुख्यतः लगभग यही प्रश्न स्वर्णकालों के ऊपर आपको पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक में, ठीक है, आपका ऐसे करके ये आपके 10 क्वेश्चन हुए स्वर्णकालों के, और आप इसे एंट्री कर सकते हो। तो मैंने अभी पहला प्रश्न बताया था, पहला जो प्रश्न बताया वह है, ठीक है, आपको बता दिया है डायमिकस किसके दरबार में था? बिंदुसार के में। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, बिंदुसार पुत्र किसका था? बिंदुसार पुत्र था, किसका पुत्र था? इसका तो आप जानते होंगे, समय ना लें, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था, बताइए। हाँ जी मेरे मित्रों, आप जुड़ रहे हो, ध्यान से। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं पेपर में, आपको आ जाए तो इन्हीं में से मिल जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। जिसने थ्योरी पढ़ ली और मेरे ऑब्जेक्ट टाइप पढ़े, सुषमा सैनी जी, मैं क्या कह रहा हूं कि जिसने मेरी थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे ऑब्जेक्ट टाइप की साथ साथ पढ़ लिया, तो 100% आपका पेपर क्लियर होगा और पेपर में आएगा। रोतेश जी, नवदीप जी, संतोष जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक, तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ये दोनों राजा गुप्त काल के हैं, ये दोनों राजा गुप्त काल के हैं, ठीक है, और ये दोनों राजा मौर्य वंश के हैं। तो बिंदुसार किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 3 चर्चित हैं, ये गुप्त काल में दोनों राजा आने वाले हैं, और आपने सबने आंसर दिया इसका 4, ठीक है। पूजा सिंह जी आगे बढ़े, तो तीसरे पे क्वेश्चन पे पहुंचिए। बिंदुसार की माता का क्या नाम था, बता दोगे? अभी तो सरल प्रश्न चल रहे हैं, अभी सरल प्रश्न चल रहे हैं, अब कठिनाई इस तरह आने वाला है, ठीक है। सत्यपाल जी सुन रहे होंगे आप, प्रकाश जी, सुरेश जी, नवदीप जी, कृष्णा चौधरी, पुष्पेन जी, सरिता जी, नथन जी, अंजू, रोतेश जी, आप सुन रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल है, आराम से दे दोगे। कहानी मैंने सुनाई थी, इसकी माता की कहानी, अपने पति के साथ एक दिन खाना खा रही थी, अर्थात बिंदुसार का पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके साथ खाना विषाक्त भोजन खा लिया था, उसको सहन नहीं कर पाई, ठीक है। शक्ति सिंह जी, गुड़िया, पचौरी जी, बबीता जी, निशा जी, विजय, सरिता, नवदीप, ठीक है, सुषमा जी, आप सबको फिर पुनः आपका स्वागत है, वेलकम है। और फिर देखिए क्वेश्चन कृष्णा चौधरी जी कि बिंदुसार की माता, मैंने बताया था इसकी माता इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक दिन खाना खा रही थी और विषाक्त भोजन इस पर सहन नहीं हुआ और वो मर जाती है। और गुरु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, और दुदरा का, ठीक है, शल्य चिकित्सा करते हैं पेट चीर करके, और किसका जन्म हुआ था? बिंदुसार का। तो बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। तो कौन थी? दुर्धरा थी,
ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है आपका, कौन से मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे? ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इमेज बड़ा कर देता हूं, देखें ध्यान से पढ़ के। लाइक क्यों नहीं करते? 41 स्टूडेंट लाइव। अंजू जी सही कह रही हैं, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दें। तो अंजू जी की बात आप सब माने, और लाइक 41 44 जितने बच्चे हैं, 44 लगभग 50 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सभी को लाइक तो बनता है, क्योंकि आपको मेहनत करके आपको जो पेपर में आने वाला है वह क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि बिंदुसार के बारे में कोई प्रश्न आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और इस प्रकार लाइक का तो बनता है। तो अंजू जी की बात माने, सभी लाइक कर दो। 50 के 50 लाइक पहुंच जाने चाहिए। अंजू की बात रख लो, तो अंजू जी की बात आपको रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन से मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे? कौन से मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे? अब इसका मतलब है, अब तक तो ये क्वेश्चन सीधा आता था, एक राजा पूछा जाता था, एक राजा पूछा जाता था और आंसर देते थे, लेकिन आराम से इसको भी दे सकते हैं। तो आप जानते हैं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय का। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदुसार के अलावा दूसरा कौन सा राजा था जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था? तो आपको दशरथ मौर्य करना है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य बात कर रहे हैं हम, तो ये तो है जैन धर्म का अनुयायी बनेगा, संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हो गए। अशोक मौर्य कुणाल कहते हैं, इसका उल्लेख पूर्णतः मिलता है, ये पहले कहा जाता है शिव भक्त अर्थात हिंदू धर्म का अनुयायी था, और बाद में ये पूर्णतः किसका बन जाता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, इनका उल्लेख पूर्णतः नहीं मिलता कि कौन सा धर्म अपनाया था इन तीनों राजाओं का। अधिकतर मानते हैं अशोक के बाद जितने राजा आए थे उन्होंने सबने बौद्ध धर्म अपनाया था। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये आज का क्वेश्चन आपका हुआ। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है 5वां प्रश्न आपके सामने। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? ध्यान से पढ़ें। यूनानी लेखक, ठीक है, नीतू सिंह जी, हाँ, तो प्रकाश जी, रश्मि जी, नवदीप जी, सुषमा सैनी जी, विजय फौजदार जी, बहुत आंसर आपने सही बताया। पूजा सिंह जी कर दिया सर लायक, हाँ जी 28 ने किया है। अभी नीतू जी की, अंजू जी की बात अभी किसी ने रखी, अभी आधे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नीतू सिंह जी, रानी जी, कुलदीप जी, निशा जी, सभी करें। अब क्वेश्चन देखें आप, यूनानी लेखक यूनानी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं। मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है, तो हम बात कर रहे हैं, इसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बिंदु कहते हैं अमित्रघात किसे कहा जाता? बिंदुसार को। और बिंदुसार और बिंबसार अंतर ध्यान रखना। बिंबसार कौन से वंश का है? ये हर्यक वंश का है, ये हर्यक वंश का ध्यान रखना। ठीक है, और बिंदुसार मौर्य वंश का राजा है। एक पेपर हुआ था, उस पेपर में सीधा पूछा गया था निम्न में से मौर्य वंश का शासक है, ये दोनों ऑप्शन में आए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो मौर्य वंश का बिंदुसार, बिंबसार है हर्यक वंश का, ये हर्यक वंश का शासक है। अब अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का
नाश करने वाला, अमित्रोचेटस, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया जाता है? अमित्रोचेटस नाम दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है, जिसे संस्कृत भाषा में अमित्रघात कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। आगे मैं आपको एक बार और बता दूं, इनके भी उपनाम बता देता हूं। जो आपके चार हैं, आवाज आ रही होगी, आप आशा लगता है, आशा करता हूं कि आज तो आवाज सही आ रही होगी आपके। बिंबसार को क्या कहते हैं? बिंबसार को राजाओं का गुलाम कहते, राजाओं का गुलाम कहा जाता है। बिंबसार को राजाओं को गुलाम कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेटस कहा जाता है। सिंहसेन कहा जाता है, भद्रसार कहा जाता है, नंदसार कहा जाता है, ठीक है, बारीसार कहा जाता है, सिंहसेन, ऐसे अनेक नाम है। 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता। भारत का पितृहंता या हर एक वंश का पितृहंता, क्योंकि बिंबसार, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या की थी, इसे भारत का पितृहंता कहते हैं या हर एक वंश का पितृहंता कहते हैं। अशोक को क्या कहते हैं? देवनाम या देवनाम प्रियदर्शी। बहुत बढ़िया, रश्मि आंसर दिया। तो मैंने आपको सबके नाम बता दिए, दोबारा सुने। राजाओं का गुलाम, ठीक है, पिता का पुत्र, पुत्र का पिता भी कहते हैं, सिंहसेन, अमित्रघात, बारीसार, नंदसार, भद्रसार, ऐसे मैंने आपको नाम बताए, ठीक है। अजातशत्रु क्या कहते हैं? अजातशत्रु को भारत का पितृहंता कहते हैं, हर एक वंश का पितृहंता या भारत का पितृहंता कहा जाता है। ऐसे आपको अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय दर्शी कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, सत्यपाल जी ने कहा कि आज तो आवाज सही आ रही है। देखिए आगे, देवनाम प्रिय, बहुत बढ़िया आंसर नवदीप जी ने दिया। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन की व्याख्या बता रहा हूं, इनके बारे में क्या है, इनको क्या कहते हैं, और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की, पढ़ें ध्यान से। मौर्य दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम है, ठीक है, एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? अर्थात मेगास्थनीज के बाद, जिससे मैंने आपको नाम बताया था, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं, उसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है उस व्यक्ति को। मैंने नाम बताया था कल की क्लास में, तो मेरे अनेक विद्यार्थी इसका नाम बता रहे हैं। नीतू सिंह जी एक, रानी जी एक, रश्मि जी एक, बबीता जी एक, संतोष जी एक, कुलदीप जी, अंजू जी, नवनीत जी, गुड़िया, पूजा, निशा, सरिता, रतेश कुमारी जी, राजू गुर्जर जी, सुशील, श्वेता तरफर जी, प्रकाश जी, सुरेश चंद जी, सरिता चौधरी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और नवदीप जी, विजय फौजदार जी, और सभी का आंसर सही है, डाई मेकस। अब इसका आंसर हो गया, डाई मेकस आंसर हो गया इसका। अब ये किसके शासन काल में आए थे, थोड़ा ये भी बता देता हूं। डायोनिसस, ये भी कहते हैं किसके, बिंदुसार के समय आए थे, लेकिन ये कौन है? मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा का राजदूत था। तुर्मे, अंटियोक, तुर्मे और अंटियोक अशोक के समय आएंगे। रवि जी, योर एवरीडे नीड, केसी कुशवाहा, बहुत बढ़िया आंसर आपका एक। लोकेश सैनी जी, आपका भी आंसर सही है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर आपको डायमेकस है, और ये भी बिंदुसार के समय आया, लेकिन मिस्र का राजा टोलमी द्वितीय का राजदूत था। ये दोनों जो आएंगे वो अशोक के दरबार में आएंगे, और अशोक मौर्य का टॉपिक इसके बाद। रानी सिंह जी अशोक, बहुत बढ़िया, रश्मि जी 4 अशोक। तो इनके ऑब्जेक्ट टाइप
30 ऑब्जेक्ट आए, मैं कोशिश करूंगा 30 तक कम से कम है। आज जितने हो जाएंगे 15 क्वेश्चन आज हो जाएंगे, व्याख्या सहित 15 कल बता दूंगा। इसके बाद मोर वंश चलेगा। और आप जानते हैं मोर वंश में से ही 90% मोर वंश में से जो टॉपिक आता है वो अशोक में से आता है, मोर वंश के राजाओं में से, तो उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है प्रकाश जी, रानी जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करते हैं, डायमेकस हुआ छठे का आंसर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, बिंदुसार के समय किस स्थान पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? ध्यान से पढ़ें। बिंदुसार के समय किस स्थान पर, स्थान की बात कर रहा है, विद्रोह हुआ था, दबाने के लिए अशोक को भेजा था, वह स्थान कौन सा है बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो बिंदुसार के समय कौन से स्थान पर विद्रोह हुआ था? फटाफट आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर। एक चल रहा है, सभी का आंसर एक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है आपका। रवि जी, अंजू, कृष्णा, नीतू, रश्मि जी, नवदेश, संतोष, लोकेश, बबीता, सुरेश, पूजा जी, सरता चौधरी, विजय सिंह जी, प्रकाश जी, योर एवरीडे का भी, हमारे मित्र का भी बढ़िया चल रहा है। सुषमा सैनी जी, एक आपने आंसर दिया, सही दिया। बिंदुसार के समय किस स्थान पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला पे विद्रोह हुआ था। और कै हुए थे, कै बार हुआ था? 2 बार। पहली बार किसे भेजा था? अशोक को भेजा था। ध्यान रखना मेरे मित्रों, कुछ पुलिस वाले भी मित्र जुड़ रहे होंगे। दिल्ली, अर्जुन जी, नथन सिंह जी, ध्यान रखना, नवदीप जी, जो आप कुछ विद्यार्थी मेरे कांस्टेबल हवलदार साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षक मास्टर नहीं तो जुड़ ही रहे हैं। ठीक है, सब तरह के पटवारी साहब भी हैं। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ गाइडों में अशोक को दूसरे नंबर पर रख रखा है, सुसीम को पहले नंबर पर रख रखा है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, पहले नंबर पर पहली बार कौन जाता है? अशोक जाता है, दूसरी बार सुसीम जाता है। ठीक है, हाँ, सुसीम नीतू सिंह, ध्यान रखना इस बात को, पहली बार अशोक जाएगा, दूसरा सुसीम जाएगा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कोई कुछ बता? हाँ, दिल्ली पुलिस के रवि कुमार जी, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल साहब, थानेदार साहब, हवलदार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मास्टर अध्यापक बंधु, शिक्षिकाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजू अवस्थी जी। ठीक है, और लेक्चरर साहब भी जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। देखिए आगे, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो 2 बार हुआ था, पहली बार अशोक को भेजा, दूसरी बार सुसीम को भेजा। बड़ा बेटा सुसीम था, छोटा बेटा अशोक था। सुसीम की माता का नाम कौन बताएगा? हाँ जी, विजय जी, श्वेता, सुशील जी बताइए, नीतू सिंह जी, नवदीप जी, बबीता जी, रश्मि जी, पूजा जी, आपको याद हो इसकी माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम, अशोक की माता का नाम, हाँ जी, धर्मा के नाम से प्रसिद्ध थी, सुभद्रांगी। इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था, जो धर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई, अग्र महिषी की उपाधि दी थी। और सुसीम की माता का नाम चारू मित्रा, मती नहीं, चारू मित्रा। ठीक है, मती अशोक की लड़की थी, चारुमती अशोक की लड़की थी, और चारू मित्रा सुसीम की, और अशोक की सौतेली माँ आएगी, बड़ी मैया आएगी, माँ भी कह सकते हैं। ठीक है, हेलना, नीतू सिंह जी हेलना नहीं। ठीक है, वो तो जस्टिन की माँ थी, वो जस्टिन की माँ थी, चारू मित्रा, बहुत चारू शब्द में। ठीक है, चारू मित्रा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि आज आपके 15 प्रश्न कराने हैं व्याख्या सहित। देखिए, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? पढ़िए ध्यान से। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? हाँ जी, चारों मित्रा, बहुत बढ़िया होलकर साहब। सुनिए, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था?
तो प्रांत को क्या कहते थे मौर्य काल में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रांत क्या कहलाता था, किसे कहते थे, चक्र लिखा है, चक्र है ये, ठीक है, चक्र कहते थे। क्या कहते थे, बहुत बढ़िया आंसर, सभी ने सही दिया है। मेरे मित्र जितने पढ़ रहे हैं सभी ने बहुत बढ़िया, जबकि कठिनाई इस तरह का क्वेश्चन है जी, सब क्वेश्चन आपका आंसर 4 दे रहे हो, इसका मतलब है सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अब के तो सिलेक्शन दूर नहीं, अब तो नौकरी बस रजिस्टर पे साइन करने, रजिस्टर की साइन है और साइन करने सरकारी रजिस्टर पे। ये प्रण लेके जाओ, रोज ना प्रण किया करो, अब के सरकारी सीट पे बैठना है, सरकारी रजिस्टर पे साइन करने, प्राइवेट स्कूल में ना जानो। प्रण कर लो, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना, प्राइवेट स्कूल में साइन नहीं करने, गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट रजिस्टर पे साइन करने, गवर्नमेंट सीट पे बैठना, कुर्सी पे जाएंगे। ठीक है सोनू जी, केसी कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया, रश्मि सोलंकी जी, हाँ ध्यान रखना है, प्रतिज्ञा लेके जाओ और रोजाना प्रतिज्ञा किया करो, अब तो मुझे कुछ भी है जा, अब के सरकारी मास्टर अध्यापक अध्यापिका बनना है, सरकारी रजिस्टर पे साइन करने, मेरा नाम भी सरकारी रजिस्टर में हो, मेरा नाम भी जो ऑफिस होती है प्रिंसिपल की उसमें अध्यापक के नाम होते हैं, उसमें मेरा भी नाम बने। पूनम सिसोदिया जी 4, विजय फौजा जी बिल्कुल ठीक है, रानी सिंह जी तैयारी करते जाओ और थर्ड चीज पढ़ो, एक्स्ट्रा ऐसी चीज मत पढ़ो जो जिंदगी में पेपर में नहीं आए। ठीक है, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, एक विद्यार्थी ने मुझे, मैं आपको एक बता देता हूं, एक विद्यार्थी मेरे से पूछ रहा था मेरे निजी व्हाट्सएप पे, उसने कल क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी एक क्वेश्चन बताइए। मैंने कहा बोलिए बेटा, सिंधु सभ्यता के कितने महत्वपूर्ण नगर थे, आप इनका आंसर, सिंधु सभ्यता के कितने महत्वपूर्ण नगर थे, क्या हो गया दोबारा, ठीक है, सिंधु सभ्यता के कितने महत्वपूर्ण नगर थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के कितने महत्वपूर्ण नगर थे, अभी सही कर रहे हैं मुझे, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सर सही कर रहे हैं, मैं क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के कितने महत्वपूर्ण नगर थे, तो सिंधु सभ्यता के 6 महत्वपूर्ण नगर थे, 7 नहीं थे, बच्चा पूछ रहा था, 7 महत्वपूर्ण नगर नहीं थे, कितने थे, केवल 6 महत्वपूर्ण नगर थे। जो 7वां बताते हैं वो गलत है, वो नवीनतम पुराय स्थल है, सिंधु सभ्यता का नवीनतम पुराय स्थल या नवीनतम नगर पूछे तो धौलावीर आता है, सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थान पूछे बताइए, उदयपुर में है बालाथल। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपके सामने आ गया, हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत एक जैसे क्वेश्चन है। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का नवीनतम नगर धौलावीरा को कहते हैं, क्यों कहते हैं, हर साल प्रति वर्ष इस पर रिसर्च होता है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, विदेश, यहां तक कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी आती है, धौलावीरा की खुदाई करती है, हर साल खुदाई होती है, इसे नवीनतम पुराय स्थल कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का नवीनतम पुराय स्थल धौलावीरा को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थान पूछे, पुराय स्थल नगर पूछे, धौलावीरा आएगा, और स्थान पूछे बालाथल उदयपुर आएगा, राजस्थान का बालाथल उदयपुर आएगा। सिंधु सभ्यता के 6 ही महत्वपूर्ण नगर हैं, 7 महत्वपूर्ण नगर नहीं है। सीधे प्रश्न बनते हैं, सिंधु सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण नगर, सिंधु सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण नगर कौन सा है, हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनुदड़ो, चौथा लोथल, 5वां कालीबंगा और 6ठा बनवाली। ये है 6 महत्वपूर्ण नगर। ठीक है, तो एक बच्चे ने पूछा, मैंने आपको आंसर दिया, 6 ही महत्वपूर्ण नगर है, 7 मत कर देना, 6 ही आपको आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था, तो हम इस पे बात चल रही थी, और क्या कहते थे, चक्र कहते थे। ठीक है,
तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था जब मैं आपको समझाऊंगा तो मौर्य काल में जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं। एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 28 8 याद कर लो। देखो कंफ्यूज मत करना, तुम तो ऐसे याद कर लो 28 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 8 हैं। तो ऐसे ये राज्य हैं जिन्हें हम प्रांत भी कहते हैं। वर्तमान में हम राज्य या प्रांत कहते हैं, जो 28 राज्य हैं भारत में। अब मौर्य काल में जो प्रांत हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे, अशोक के समय 5 थे। तो प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और राज्य का मुखिया क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। राज्य का मुखिया राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री। ठीक है, तो दो तरह के मुखिया होते हैं। तो ऐसे राज्यपाल मुख्यमंत्री। तो जैसे राजा की बात करें तो राजा तो मुख्यमंत्री या टाइम पे, ठीक है, लेकिन बा टाइम पे राजा क्या कहलाता था? कुमार कहलाता था। यदि ऑप्शन में कुमार ना हो, जब आपको आर्यपुत्र करना है, ठीक है, तो क्या कहलाता था? तो प्रांत का मुखिया, मौर्य काल में प्रांत का मुखिया या चक्र का मुखिया कुमार अथवा आर्यपुत्र कहलाता था। यदि पेपर में दोनों आ जाए, नवीनतम स्थान भरना है। हाँ, नवीनतम स्थान गुर्जर जी, सोनी वाला। हाँ बोल, देखो सुनो, सही कह रहे हो आप। वो है हाल ही में नवीन उत्खनन के आधार पर हाल ही में नवीन स्थल खोजा गया है, जिसको सोनीवाला को दर्जा दिया गया, यूपी में है। ये भी सही है। तो पूछने का तरीका आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर बता दूंगा। एक जब मैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको नोट में ऐसे लिखा दूंगा कि सोनीवाला कब आंसर आएगा, बालाथल कब आंसर आएगा, धौलावीरा कब आंसर आएगा। ठीक है, नवीनतम हाल ही में नवीनतम खोजा गया स्थल, वो हाल ही में नवीनतम खोजा गया स्थल आया है सोनीवाला। लेकिन सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थान किसे कहते हैं? ये उपनाम है। अब नवीनतम खोदा गया तो सोनीवाला है। राजा जी, गुर्जर जी, सही कह रहे हो आप, लेकिन पूछे कि ये उपनाम है। सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थान किसे कहते हैं? यूं आवे जब बालाथल आएगा, और नवीनतम खोजा गया स्थल आ जाए जब आपको सोनीवाला आएगा। ठीक है, और नवीनतम पुरास्थल नगर पूछे तो आपको धौलावीरा करना। स्थान पूछे और हाल ही में खोजा गया है, स्थान पूछे बालाथल और खोजा गया सोनीवाला। ठीक है राजा जी, समर्थन है, बस पूछने का तरीका। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नमा क्वेश्चन आप देखें। जैन ग्रंथों में किस शासक को सिंहसेन कहा गया है? ये क्वेश्चन आपको आने के चांस है किसी ना किसी पेपर में। बिंदुसार में से या तो तक्षशिला वाला प्रश्न पूछा जाएगा या ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथों में किस राजा को सिंहसेन कहा गया है। तो सिंहसेन मैंने अभी आपको नाम बताए थे, बिंदुसार के अनेक नाम बताए थे। ठीक है, उग्रसेन दो जगह इतिहास में आता है। उग्रसेन दो जगह आता है। एक आता है गुप्त काल में, जब समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राजाओं, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराएगा, जिसमें एक दक्षिण भारत का राजा था। समुद्रगुप्त ने इसको हराया था। ठीक है, पलास्क कोई दक्षिण भारत में जगह है, उग्रसेन वहां का राजा था, इसको हराया था। एक उग्रसेन मथुरा का राजा था, यदुवंशी। मथुरा श्री कृष्ण का नाना का परिवार है। ठीक है, ननियाल वाला परिवार। तो अधिकतर पेपर में यह पूछा जाता है, ये वाला। तो दक्षिण भारत के पलाश के राजा उग्रसेन को हराया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ग्रहण आप जानते हो नंदवंश का अंतिम शासक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? बिंदुसार। तो बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन कहा जाता है। ये आपका नमा क्वेश्चन हुआ। ये आ गया आपका 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न आ गया आपके सामने। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो बताइए। भीम सिंह जी हेलो। हाँ जी, भीम सिंह जी नमस्ते। रानी सिंह जी, नाना, हाँ नाना का परिवार है, वही नाना का परिवार। सतपाल जी, तो आपने आंसर दिया, वह आंसर बताएं।
इसका आंसर क्या है मेरे मित्रों, बताइए आंसर। कि सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया गया है। सिंधु से पाटलिपुत्र एक राजमार्ग का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? कि सिंधु से लेकर के, जैसे सिंधु नदी है, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसमें एक व्याख्या बता दूंगा आपको। सिंधु नदी है, जैसे यहां ये सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, और यहां पे आपका पाटलिपुत्र है जो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, गंगा ये सोन जैसे मान लो इन किनारे बसा हुआ है। यहाँ आपके सिंधु नदी है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है सिंधु से, ठीक है, सिंधु से पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये है सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख सबसे, तो मौर्य काल में हुआ है मेरे मित्रों। किस काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है। और मौर्य काल में सबसे पहले किसने किया है? तो ये मार्ग का रास्ता का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है सतपाल जी? नथन जी, योर एवरीडे, प्रकाश जी, पुष्पेंद्र, केसी कुशवाहा जी, सुरेश जी, सुरेश शर्मा, राजा गुर्जर जी, रवि, ब्रजेश जी, गुड़िया, पचौरी जी। तो ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न। बाकी आपको 20 प्रश्न आपको बताने वाला हूं, इसकी व्याख्या सुन लें। 20 प्रश्न आपको कल बताए जाएंगे। 10 प्रश्न की मैं एक एक व्याख्या बताऊंगा। एक प्रश्न में जितने प्रश्न निकलेंगे उनकी पूरी बात बताऊंगा। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया थ्योरी सुन के जाओ। तो एक मेगास्थनीज, आप जानते हैं इसकी पुस्तक कौन सी थी? ध्यान से सुन लेना, इंडिका। कौन सी थी? इंडिका जी, कुलदीप जी, इंडिका जी थी। इसकी पुस्तक थी इंडिका में कहता है, ये कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण करवाया था। अभी हाल ही में सीधा प्रश्न पूछा गया है, उत्तरापथ का विस्तार कहां से कहां तक था? आंसर यही था, सिंधु से पाटलिपुत्र। यही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ जाते हैं। तो उत्तरापथ, जिसे वर्तमान में जीटी रोड कहते हैं, उसी की बात कर रहा हूं। जिसे वर्तमान में क्या कहते हो आप? जीटी रोड, उसी का इतिहास बता रहा हूं। तो जीटी रोड की नींव तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, पश्चिम बंगाल के सोनरगाम से। अब ये कहां से कहां तक था? पहले कहते हैं पश्चिम बंगाल, जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सोनारगाम है, सोनारगाम, ऊपर कर दूं थोड़ा, ठीक है, सोनारगाम, सोनारगाम से, और ये रास्ता चलता था और यहां पाटलिपुत्र आता था। पाटलिपुत्र आकर के रास्ता था सीधा, जीटी रोड था, कच्चा रास्ता, उसे उस समय उत्तरापथ कहते थे। पाटलिपुत्र से ये रास्ता फिर कहां जाता था? देखो मैं आपको पूरा बता दूं। फिर यहां से ये रास्ता आपको तक्षशिला जाता था, ठीक है, पाटलिपुत्र से ये तक्षशिला जाता था, तक्षशिला से सीधा सिंधु जाता था और सिंधु से अफगानिस्तान जाता था। यहां तक इसने कच्ची रास्ता बनवाया था। आप जानते हैं ससुराल थी कौन की? चंद्रगुप्त मौर्य की, हेलना लेवे जावे को साहब। तो इसने कै साम्राज्य विस्तार करते हुए और ये रास्ता बनवाया था। और इस प्रकार कहते हैं पश्चिम बंगाल, पाटलिपुत्र, तक्षशिला को जोड़ते हुए सिंधु से अफगानिस्तान तक था, जिसे कहते थे उत्तरापथ। जो मध्यकाल में मुगल काल आएगा, शेरशाह सूरी से पक्का करवा देगा जीटी रोड के नाम से, ऑकलैंड, ठीक है, ऑकलैंड नामक अंग्रेज ने, उसने तो शेरशाह सूरी मार्ग रखा था, और अंग्रेज ऑकलैंड नामक अंग्रेज गवर्नर जनरल था, जीटी रोड रखने वाला ऑकलैंड नामक अंग्रेज था। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये मैंने आपको उत्तरापथ समझाया। एक बात और है, उसी समय इसने उत्तरापथ का उल्लेख किया है। उसी समय मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत के दक्षिण भारत में सोना निकलता है, सोना पाता है दक्षिण भारत में, और सोने को खोजने वाली चींटियां,
चींटियों, सोने को खोजने वाली चींटियों का उल्लेख। और चींटी कैसी, या चीता की त्वचा होती है, टाइगर की रंग आपका कलर वाला, ऐसी चींटियां होती हैं। तो सोने की खोजने वाली चींटियों का उल्लेख सबसे पहले इसने किया है और उत्तरापद का उल्लेख भी किया है। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और कहते हैं उत्तरापद का जो पूरब वाला बिंदु था ताम्रलिप्ति, सीधा पूछा जाता है मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था, या ताम्रलिप्ति बंदरगाह का संबंध किस काल से है। तो मौर्य काल में चर्चित बंदरगाह का नाम बताइए। तो मौर्य काल में चर्चित बंदरगाह का नाम ताम्रलिप्ति बंदरगाह। 4-5 प्रश्न दोबारा सुन लो। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पश्चिम बंगाल के तट पे, ठीक है। उत्तरापथ पश्चिम बंगाल के सोनागाम, पाटलिपुत्र, तसला होते हुए सिंधु पार करके अफगानिस्तान तक था। उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसे शेरशाह सूरी ने बादशाह शेरशाह सूरी मार्ग रखा। बाद में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल आया ऑकलैंड, उसने इसका नाम जीटी रोड रखा, ठीक है। ऐसे करके आपको मैंने आज 10 प्रश्न बताए, ठीक है। और सोने की खोजने वाली चींटियों का उल्लेख भी किसने किया है, मैगस्टी ने किया है। कल 11 से लेकर के 30 प्रश्न आपके होंगे, ठीक है मेरे मित्रों। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए और कल इसी समय जुड़ने के लिए बहुत धांसू प्रश्न। अब लगा अभी तो 20 प्रश्न बिंदुसार के संबंध में और आपको थोड़ी बताई जा रही है, तो कल 1 बजे, ठीक है, 1 से 2 आपको अन्य 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लाइक किया, वीडियो आपने देखी और लाइक करोगे। और जो विद्यार्थी लाइक नहीं है वो भी लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना। नमस्कार, राम राम साहब।